नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों की ओर। बता दें कि अहम जानकारी आ रही है। बीजेपी संगठन की बैठक शुरू हो चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बनाई जाएगी रणनीति। वरिष्ठ प्रचारकों के कार्यक्रम किए जाएंगे सेट और राम मंदिर उद्घाटन की वरिष्ठ नेताओं को दी जाएगी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। सीएम और पूर्व सीएम बैठक में शामिल होंगे। सांसद, कैबिनेट मंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद है। तो वरिष्ठ प्रचारकों के कार्यक्रम की सूची जो है वो तैयार की जा रही है। बीजेपी संगठन की बैठक शुरू हो चुकी है। राम मंदिर उद्घाटन की वरिष्ठ नेताओं को दी गई है जिम्मेदारी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक की वरिष्ठ प्रचारकों के कार्यक्रम किए जाएंगे सेट। सीएम और पूर्व सीएम भी इस बैठक में शामिल हैं। बता दें आपको कि सांसद, कैबिनेट मंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद है इस बैठक में। लोकसभा चुनाव के लिए भी रणनीति इस बैठक में बनाई जानी है। तो देहरादून से अहम जानकारी। बीजेपी संगठन की बैठक शुरू हो चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बनाई जाएगी रणनीति। इसी के साथ आपको बता दें कि ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। वरिष्ठ प्रचारकों के कार्यक्रम किए जाएंगे सेट। राम मंदिर उद्घाटन की वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी जो है वो मिलने जा रही है। जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव जीतती है अगले चुनाव की तैयारी पहले से शुरू कर देती है। और आज तो पूरा देश मोदीमय है। आज पूरा देश राममय है। आज करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का मंदिर जिसका लोकार्पण मोदी जी करने जा रहे हैं। जानते हैं कि जमीन तक भारतीय जनता पार्टी का काम है, बूथ स्तर तक, लेकिन अब हम पन्ना प्रमुख तक जा चुके हैं, हर परिवार तक। और उसी दिशा से वो तैयारियां हमारी हैं। तो बूथ होगा, पन्ना प्रमुख होगा, कैसे कैसे रणनीति और विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पूरे देश के अंदर चल रही है। पंचायत स्तर तक हम लोग उसको ले जा रहे हैं। एक राजनीतिक दल होने के नाते 2024 के चुनाव की तैयारी है और आज पूरे ही प्रबंधन की बैठक होगी। किस प्रकार से सारा रूट मैप बनेगा और उसी प्रकार से हम आगे जाएंगे और पांचों सीटें 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। देखिए, योजना बैठक है और महत्वपूर्ण बैठक है। केंद्र से हमारे प्रभारी इसमें आ रहे हैं और साथ में क्योंकि जो केंद्र की हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा यहाँ का उत्तराखंड का नेतृत्व है, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जन बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर हमारा बनने जा रहा है, उसको लेकर और साथ में हमने जो जनता के लिए जो काम किए हैं उनको लेकर और आगामी जो लोकसभा के चुनाव हैं उनको लेकर जरूर इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बैठकों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर एक एक करके चर्चा होगी। तो वरिष्ठ प्रचारकों के कार्यक्रम इस बैठक में तय किए जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम और पूर्व सीएम बैठक में शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में शामिल होंगे। तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, ये बैठक क्या कुछ कह रही है? देखिए, अगर बैठक की बात की जाए तो बैठक लोकसभा चुनाव का आगाज कह रही है और ये बैठक की शुरुआत हो चुकी है और इसमें तमाम जो वरिष्ठ नेता है प्रदेश के वो पहुंच चुके हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर कैबिनेट मंत्री हो, सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसकी अध्यक्षता खुद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कर रहे हैं और दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि केंद्र का एजेंडा क्या है। साथ साथ राज्य से पूछा जाएगा कि राज्य इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं जो अभी फिलहाल उठ रहे हैं और उसे लोकसभा चुनाव में एक एजेंडे की तरह ले सकते हैं। तो तमाम चर्चा हो सकती है लोकसभा चुनाव को लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी ने भी कहा है, साफ कर दिया है कि जो लोकसभा की 5 सीटें हैं उसे अर्जित करने की कोशिश की जाएगी, वो भी प्रचंड जीत के साथ। और प्रदेश भाजपा की बात कर ली जाए तो उनका पहले से लक्ष्य है कि जो 75% से वोटर्स की पूरी को आकर्षित किया जाए
साथ साथ प्रचंड जीत की जो बात कही जा रही है, तो 5 लोकसभा सीटों पर ये माना जा रहा है कि आज मंथन किया जाएगा, एजेंडा सेट किया जाएगा। साथ साथ जो 22 जनवरी को राम मंदिर की जो उद्घाटन होने वाला है, इसके तहत भाजपा संगठन में कई कार्यक्रम होने वाले हैं। ऐसे में जो वरिष्ठ नेता है प्रदेश के, उन्हें ड्यूटीज दी जाएगी, उनको कार्यक्रम में उनकी जो सहभागिता होगी वो तय की जाएगी। किस तरह से राम मंदिर के जो कार्यक्रम होंगे वो किस तरह होंगे संगठन तौर पर। साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए जो एजेंडा होगा, क्या तय होगा, चाहे वो केंद्र का हो, 370 हटाने को लेकर हो, अल्पसंख्यकों के पास इस तरह से जाएंगे कि जो 3 तलाक को लेकर जिस तरह से हटाया गया है, तो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जिया जाएगा। साथ साथ अगर राज्य की बात की जाए तो भू कानून, मूल निवास, यूसीसी, या फिर कहा जाए कि जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर एक कानून आया, तो तमाम मुद्दों को लेकर जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ साथ जो केंद्र की योजनाएं चल रही है उसे भी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और साथ साथ इसे लाभ दिया जाएगा। तो बैठक शुरू हो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव का जो मंथन है वो देखने को मिलेगा और किस तरह से जो स्टार प्रचारक रहेंगे देश भर से आएंगे, साथ साथ जो यहाँ की मंत्रियों की ड्यूटी रहेगी वो भी तय की जाएगी। और साथ साथ जो जनवरी से लेकर मार्च तक जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें जो वरिष्ठ नेता है प्रदेश भर के, उनके सहभागिता वो भी तय की जाएगी, किस तरह से उनके कार्यक्रम में रहेगी। जी। तो क्या नई रणनीति बीजेपी अपना सकती है और क्या नया 2024 के चुनाव में वो दिखा सकती है, जिससे जो पूरा का पूरा वोट बैंक है वो अपने खेमे में कर सके? देखिए, अगर बात की जाए तो केंद्र और राज्य की योजनाएं तक ही लोगों तक लेके जाया जाएगा कि किस तरह से जो केंद्र है लगातार कार्य कर रहा है, चाहे वो 370 हटाने को लेकर हो, राम मंदिर का निर्माण करने को लेकर हो, साथ साथ 3 तलाक हटाने को लेकर देने को हो, जिस तरह से महिलाओं को लेकर सुरक्षा को जो कानून बनाए गए हैं कि उससे कड़ी सजा मिलेगी जो अपराधी होंगे, तो तमाम जो केंद्र के योजनाएं हैं, साथ साथ जो कानून बनाए गए हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। किस तरह से जो केंद्र सरकार है वो कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से कार्य कर रहे हैं केंद्र में। वहीं अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य स्तरीय जितने भी मुद्दे होंगे, चाहे वो नकल आदेश लाया गया था, जिस तरह से नकल माफियों पर कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं उसे, और उसके बाद अगर कहा जाए तो धर्मांतरण कानून आया, यूसीसी को लेकर जिस तरह से ड्राफ्ट बन चुका है, जल्द राज्य सरकार के पास आएगा। वही अगर लोकल मुद्दे महंगाई या फिर इनको लेकर भी लोगों के तक भी जा सकते हैं कि किस तरह से जो सरकार है वो कार्य कर रही है, और इसी के तहत ये एजेंडा तय किया जाएगा कि कौन कौन से एजेंडे हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें उजागर किया जा सकता है। साथ साथ कांग्रेस की जो रणनीति होगी उसे तोड़ने की कोशिश भी की जाएगी इसमें, किसी तरह से अगर भ्रम फैलाने की कोशिश की जाएगी या कहा जा सकता है कि उन पे आरोप लगाने की कोशिश करेगी भाजपा संगठन पर, तो इसका भी तोड़ निकालने को मिलेगा। इसी चीज को लेकर जो सरकार है, साथ है भाजपा संगठन है, वो जन जन तक पहुंचेगा और जो वरिष्ठ नेता है उनकी के नेतृत्व में जो कहा जा सकता है जो उनका संसद है या फिर कहा जाए विधायक, जहाँ से विधायक है वो, तो वहाँ के जो ड्यूटीज है वो आज जनवरी से लेकर मार्च तक पूरी सेट हो जाएगी। और इससे कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव के लिए एक लक्ष्य रखा गया है, 75% से अधिक जो वोटर्स होंगे वो उन्हें आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी और प्रचंड जीत करने की कोशिश इसी मुद्दों से की जाएगी। वरिष्ठ प्रचारकों की लिस्ट भी इसी बैठक में तय हो सकती है। क्या सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है आपके पास? तुषार, किन किन के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, अगर वरिष्ठ कहा जा सकता है नेताओं की बात की जाए तो मुख्यमंत्री जसवंत सिंह नाम भी ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि जब 3 राज्यों में भी चुनाव देखने को मिले तो उसमें भी मुख्यमंत्री का एक इम्पैक्ट वहां पर पड़ा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जसवंत सिंह नाम का नाम हो सकता है और साथ साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम है, साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, तमाम कैबिनेट मंत्री और संसद में उसमें नाम आ सकता है। ये माना जा रहा है कि आज लिस्ट आ सकती है या उस पर चर्चा की जा सकती है। ये सूत्रों की वजह से है कि इस पर चर्चा की जा सकती है और साथ साथ किस तरह से इनके कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या सभ्यागता इनकी रहेगी, साथ साथ जिस तरह से जो विकासित संकल्प यात्रा चलाई जा रही है जिसमें केंद्र की जो योजनाएं है जन जन तक पहुंचानी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं वो उसका लाभ जो निचले स्तर के कहा जा सकता है जो लोग हैं उन तक पहुंचानी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इनमें जो संसद है वहाँ के लोकसभा के साथ साथ विधायक है उनकी ड्यूटीज आज से ही कहा जा सकता है कि निर्धारित की कर रही है
कर दी जाएगी और इससे कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा तो लोकसभा 2024 का चुनाव है, इससे काफी इससे प्रभाव पड़ेगा और देखना होगा कि भाजपा कितनी प्रचंड जीत से 5 सीटें लोकसभा की लाती है। तो क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है? अगर नहीं होगी तो कितनी देर में बैठक शुरू होगी? पहुंचने का सिलसिला अभी चालू है? देखिए, बैठक शुरू हुए करीब आधा घंटा हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अंदर है, साथ साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और साथ साथ जो अध्यक्षता कर रहे हैं पूरी बैठक की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो तमाम वरिष्ठ नेता अंदर है। चर्चा का जो विषय है वो शुरू हो चुका है कि एजेंडे तय किए जा रहे हैं कि कौन कौन से एजेंडे रहेंगे, राज्य में कौन से मुद्दे चल रहे हैं जिसे उजागर किया जा सके, जिसे जन जन तक पहुंचाया जा सके। साथ साथ केंद्र कौन से एजेंडे चाहता है कि जो राज्य में फैले ताकि जो लोकसभा का चुनाव हो वो उस एजेंडे पर लड़ा जाए। तो जो केंद्र की तरफ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आएंगे वो ये बताएंगे कि केंद्र के जो एजेंडे हैं वो क्या है और राज्य में किस तरह से आप प्रचार प्रसार करेंगे उस एजेंडों के साथ। वहीं राज्यों से पूछा जाएगा, जो वरिष्ठ नेता है उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी संसद में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे हम एजेंडे के तौर पर लोकसभा चुनाव में जा सकते हैं। ऐसे में आज एजेंडे तय किए जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे एजेंडे होंगे जिसमें उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जाएगी और वो भी प्रचंड जीत। जी ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आज भाजपा एक बड़ी बैठक करने जा रही है और ये बैठक की शुरुआत हो चुकी है। जो पदाधिकारी हैं साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और जो इसकी अध्यक्षता करेंगे वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी करेंगे और वो तमाम नेता अंदर पहुंच चुके हैं। जो बैठक का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। शाम तक ये बैठक चलने वाली है और साथ साथ सुरक्षा के मद्देनजर भी यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। वहीं अगर बात की जाए 2024 का जो एजेंडा है वो इसमें सेट किया जाएगा कि क्या एजेंडा रहने वाला है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, इस पर चर्चा की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो आने वाले लोकसभा चुनाव के जो ड्यूटीज रहेगी मंत्रियों की और जो स्टार प्रचारक रहेंगे उनके बारे में भी चर्चा होगी। और साथ साथ 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन होना है। ऐसे में विभिन्न कार्यक्रम इससे पहले संगठन तौर पर होने हैं और उसके बारे में भी राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष हैं वो दिशा निर्देश देंगे जो राज्य के जितने भी पदाधिकारी हैं और साथ साथ जो वरिष्ठ नेता है कि उनकी जो प्रतिभागिता है इन कार्यक्रमों में वो क्या रहने वाली है। वहीं अगर बात की जाए तो जनवरी से लेकर जो मार्च तक के जितने भी कार्यक्रम होंगे और जिसमें जो वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के चाहे वो राष्ट्र के भी हो जो यहाँ पर आके प्रचार करेंगे उनकी ड्यूटीज आज सेट की जाएगी। साथ साथ कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी बैठक और महत्वपूर्ण बैठक भाजपा स्तर पर करी जा रही है और इसका मेन मोटिव यही है कि जो लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड में 5 जो लोकसभा सीट है वो प्राप्त की जाए। साथ साथ 75% जो वोट्स होने चाहिए वो उत्तराखंड वो भाजपा की तरफ होने चाहिए। तो एक एजेंडा के साथ साथ एक टारगेट भी सेट किया गया है भाजपा के द्वारा और ये टारगेट अचीव करने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। और एक महत्वपूर्ण बैठक आज जो वरिष्ठ नेता है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री, संसद और पूर्व संसद और कहा जा सकता है जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो आज बैठक करेंगे और मंथन करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में उत्तराखंड निवास के लिए भूमि की मंजूरी दे दी है। यूपी आवास विकास परिषद ने 2 भूखंडों की खरीद के लिए धनराशि की डिमांड भेज दी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 33 करोड़ की स्वीकृति भी दे दी है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी सचिव विनोद कुमार सुमन ने दी। तो सीएम धामी ने बता दें कि मंजूरी दे दी है। अयोध्या में बनेगा उत्तराखंड सदन और इसकी मंजूरी मिल चुकी है। योगी सरकार ने मंजूरी जो है वो दे दी है। तो यूपी सरकार ने धनराशि की भेजी है डिमांड, मंजूरी इसको मिल चुकी है। सीएम धामी ने जारी किए हैं 33 करोड़। तो उत्तराखंड सदन जो है वो अयोध्या में बनेगा और इसके लिए मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। योगी सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। 33 करोड़ की धनराशि जो है वो जारी की गई है क्योंकि यूपी सरकार ने धनराशि की डिमांड भेजी थी और ऐसे में आपको बता दें कि अयोध्या में अब उत्तराखंड सदन बनने जा रहा है। और हरिद्वार में रामलला के दर्शन को लेकर लोगों का उत्साह अपने चरम पर है।
शायद यही वजह है कि राज्य सरकार भी लोगों को अयोध्या तक जाने के लिए व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। उत्तराखंड में भी धामी सरकार ने अयोध्या जाने के लिए 4 जगह से बस सेवा शुरू की। हरिद्वार, ऋषिकेश, टनकपुर और रामनगर से शुरू होने वाली बस सेवा को लेकर यात्रियों में तो उत्साह है ही, साथ ही विभाग भी इस नई शुरुआत को विभाग के राजस्व बढ़ोतरी के तौर पर देख रहा है। हरिद्वार से परिवहन विभाग ने धामी सरकार को इस बात पर अपना प्रस्ताव भेज दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा के दौरान जो है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून इन स्थानों से जो है अयोध्या के लिए सीधी सेवा संचालन करने के जो है निर्देश दिए गए हैं। तो उसी के अनुपालन में जो है हमारे द्वारा जो है हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए ऋषिकेश से हरिद्वार एक अयोध्या सीधे सेवा संचालित की जाएगी, जिसका यहाँ से हरिद्वार से जो है समय जो है 5:30 बजे होगा, जो ऋषिकेश जाएगी। पहले ऋषिकेश से 6 बजे चलेगी, 6 बजे चलने के पश्चात हरिद्वार 8 बजे आएगी और 8:30 बजे वो यहाँ से प्रस्थान करेगी अयोध्या के लिए। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर जहां पूरे देश में उत्साह है, वहीं उत्तराखंड सरकार ने एक पहल की है। पहल ये है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से अब जो उत्तराखंड वासी हैं वो सीधे बस के द्वारा अयोध्या जा पाएंगे। जिस तरह से सरकार ने ये पहल की है उसमें हरिद्वार को भी चुना गया है। हरिद्वार से भी एक बस यहाँ से चलेगी, जो यहाँ से चलकर पहले ऋषिकेश पहुँचेगी। ऋषिकेश से वो हरिद्वार होते हुए फिर अयोध्या के लिए रवाना होगी। जिस तरह से पूरा कवायद यहाँ पर की गई है, तो उससे कहीं ना कहीं जो यात्री हैं, अयोध्या जाने वाले लोग हैं, उनमें काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। तो जिस तरह से अब अयोध्या जाने के लिए न केवल ट्रेन मुहैया यहाँ से रहेगी हरिद्वार से, अब साथ साथ उत्तराखंड रोडवेज अपनी एक बस भी रोज़ यहाँ से चलाने वाला है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। और बीजेपी ने यहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 400 सीटों को जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही इस नारे को वॉल पेंटिंग के जरिए एक अभियान की तरह लिया है। वहीं कांग्रेस ने इस पर कटाक्ष किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि घमंड रावण और अहिरावण का भी नहीं रहा, ये रावण और अहिरावण वाली पार्टी का भी इस बार घमंड चूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 200 पार भी नहीं जाएगी। देखिए, घमंड रावण का भी नहीं रहा, अहिरावण का भी नहीं रहा, तो ये जो रावण अहिरावण वाली पार्टी है, इसका घमंड जो है इस बार चूर हो जाएगा। ये 2024 में 200 के पार नहीं होंगे, आप देख करके चलिएगा। 50% कर दो बिल्कुल। और खबर कालाढूंगी से है, जहां नगर पंचायत कालाढूंगी और स्थानीय युवा इस ठिठुरती ठंड में गरीबों के लिए मददगार बनकर सामने आया है। कालाढूंगी नगर पंचायत और स्थानीय युवा मयंक गुप्ता के नेतृत्व में कालाढूंगी में नेकी की दीवार की पहल की है, जिसके अंतर्गत इस ठिठुरती ठंड में गरीबों को सहायता पहुंचाने के लिए गर्म कपड़ों का स्टॉल लगाया गया। साथ ही साथ स्थानीय जनता से अपील भी की गई है कि लोग अपने घरों में रखे पुराने कपड़ों को यहाँ जमा कर सकते हैं, जिससे ठंड में अकड़ते गरीब लोग इसका उपयोग कर सके। वहीं मयंक गुप्ता ने कहा है कि वस्त्रदान महादान है। दीवार का जो हमने आज शुरुआत करी है नगर पंचायत कालाढूंगी के सहयोग के द्वारा और साथ में मिलकर, ये एक सोच है कि हर वर्ष हम जो गरीब वस्त्र लोगों में बांटते थे, तो एक ऐसा नेकी की दीवार बनाया जाए जिसके बाद जो अधिक वस्त्र हों वो हमसे संपर्क करके हमें दे दें और जिसको ज़रूरत हो वो यहाँ से ले जाए। तो यह सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शनिवार के दिन सुबह प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा 12 बजे तक। तो मैं कालाढूंगी की समस्त जनता से निवेदन करता हूँ कि आपके आसपास में भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको ज़रूरत हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारे साथ जितने भी कालाढूंगी के युवा साथी और पत्रकार बंधु और जितने भी भाई लोग हैं वो हमसे संपर्क करके इस की ज़रूरतमंद के काम आ सकते हैं। मयंक गुप्ता जी का एक NGO है, उनके द्वारा हमारे सामने एक प्रस्ताव रखा गया था कि यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में कहीं पर भी ऐसी नेकी की दीवार नहीं बन रही है, तो यहाँ पर एक नेकी की दीवार बनाया जाए। तो वहाँ पर कम से कम जो उनके पास जो एक्स्ट्रा वस्त्र हैं जो ठीक ठाक हालत में हैं, वो उनको ज़रूरतमंदों को दिया जा सके। इसीलिए हमने यहाँ नगर पालिका परिषद के सामने जो ये दीवार है, इसी में हमने नेकी की दीवार बनाया गया है। इसके अलावा आज हमने यहाँ पर मयंक गुप्ता जी की मदद से या अन्य जो
इस तरह के जो मददगार लोग हैं उनकी मदद से आज यहाँ पर इसकी दीवार का शुभारंभ किया है। और पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए ऐप जारी किया गया था, लेकिन उसे इतनी शिकायतें आ रही थी कि विभाग शिकायतों का निस्तारण ही नहीं कर पा रहा। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि इस ऐप पर ज्यादातर शिकायतें ग्रामीण सड़कों की आ रही है, जबकि इसके अंदर ग्रामीण सड़क नहीं थी। उन्होंने कहा कि विभाग के पास धन की कमी है, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों व राज्य मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए ये ऐप बनाया गया था। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि ग्रामीण सड़कों के लिए भी जल्द ही सरकार बजट का प्रावधान कर सड़कों में गड्ढों को दुरुस्त करेगी। उसका निस्तारण हो रहा है। शिकायतें उसमें क्या है कि गांव की सड़कें के बारे में लोग जो हमें भेज रहे हैं, गांव की सड़कें इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। बजट का कंस्ट्रेन है और लिमिटेड बजट होने के नाते इसमें हमने स्टेट हाईवेज रखी थी, उनका हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे फंड्स आएंगे हम गांव की सड़कें भी इसमें लेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में गड़बड़ी के आरोप में सरकार ने रायपुर के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी राजदेव पवार को निलंबित कर दिया। वहीं देहरादून के मुख्य कृषि अधिकारी लतिका सिंह से जवाब तलब किया है, जबकि डीजी कृषि और उद्यान रणवीर सिंह चौहान को न्याय पंचायत अधिकारी वीरेंद्र सिंह नेगी और रिटायर्ड विकासखंड प्रभारी विनोद धस्माना पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति राज्यहित और जनहित के खिलाफ काम करता पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, किसी को कितना भी बड़ा किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर आपने देखा होगा कि उसमें हमने एक को निलंबित कर दिया है, 3 अधिकारियों की हमने एक्सप्रेशन कॉल की है, और इसमें कोई भी भ्रष्टाचारी हो, धामी 2 सरकार में किसी की कोई गुंजाइश नहीं है, उसकी जगह भेजा जाएगा। नहीं बड़ा घोटाला है, बल्कि उससे बड़ा घोटाला है जो पहले कृषि विभाग में उद्यान में हुआ है, हॉर्टिकल्चर में हुआ है, बीज घोटाला और पौध घोटाला। ये उसी तरीके का बड़ा घोटाला है और इस घोटाले की जड़ें बड़ी गहरी हैं और ये कुछ लोगों को, छोटी मछलियों को जो है दंडित करके जो बड़ा मगरमच्छ हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनको बचाने की कोशिश हो रही है। बल्कि कांग्रेस ने आवाज़ उठाई है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस को कि उनकी आवाज़ पर जो है सरकार चेतने का नाटक कर रही है, लेकिन ये चेतना नहीं है। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसके मगरमच्छ जो है पकड़ में नहीं आते हैं। ये कृषि क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसका एक भाग है। आपको नहीं लगता? और हरिद्वार से एक खबर है जहां मौसम विभाग की चेतावनी हुई है सही साबित। धर्मनगरी में छाया है घना कोहरा, आम जनजीवन की रफ्तार हुई है धीमी, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं। तो मौसम विभाग की चेतावनी हुई है सही साबित। बता दें घना कोहरा छाया हुआ है धर्मनगरी में, ऐसे में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कोहरा इतना ही कि विजिबिलिटी शून्य पे चली गई है। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, रफ्तार जो है वो धीमी हो चुकी है। और ऐसे में धर्मनगरी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, जहां कोहरा कितना ज्यादा है साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां थाना श्यामपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान I-20 से चरस तस्करी कर रहे 3 युवकों को पकड़ा है। युवकों के पास 1 किलो चरस बरामद की गई है। आपको बता दें कि चरस तस्करी में पकड़े गए 3 युवकों में एक युवक का मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो चुका है, वहीं 2 दूसरे राजधानी के ग्राफिक एरा कॉलेज में BBA और BCA के छात्र। तस्करी में पकड़े गए युवक चरस हल्द्वानी से खरीद कर लाए जा रहे थे, जिसको वो ग्राफिक एरा देहरादून के छात्रों में बेचने जा रहे थे। पुलिस तीनों से पूछताछ कर तस्करी की हिस्ट्री खंगाल रही है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।